किसी भी प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करने के लीगल तरीके क्या हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद खरीदार को कौन सी डीड बनवानी चाहिए, प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कौन सी डीड बनती है, किसी को गिफ्ट करते हैं तो संपत्ति के लिए ट्रांसफर करने का या हस्तांतरण करने का तरीका क्या है, किसी को वसीयत करते हैं तो संपत्ति किस प्रकार से हस्तांतरित होती है, या संपत्ति हस्तांतरण करने के और क्या क्या तरीके हैं, कौन से लीगल तरीके हैं जिससे किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में संपत्ति को हस्तांतरण करने के मैं आपको 3-4 तरीके बताने वाला हूं, जिससे किसी भी संपत्ति को लीगल तरीके से किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इन तरीकों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या स्टाम्प ड्यूटी लगती है, कितने % लगती है, ये सारी तमाम बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। इन 3-4 तरीकों में कुछ में स्टाम्प ड्यूटी लगती है, कुछ में बहुत ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें फ्री में यानी कि बिना स्टाम्प ड्यूटी के आपकी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो जाता है। इन चारों हस्तांतरण के तरीकों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन 4 तरीकों में जो सबसे पहला तरीका है वो है किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम बेचते हैं तो उसकी सेल डीड बनाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि किसी को हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और मरणोपरांत देना चाहते हैं तो उसके लिए हम वसीयत करते हैं। और इसके अलावा किसी अपने प्रियजन को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपनी संपत्ति को उपहार स्वरूप यानी कि गिफ्ट में देना चाहें तो उसके लिए गिफ्ट डीड बनती है। और जो चौथा तरीका है दोस्तों वो ये है कि किसी भी संपत्ति का हक हम किसी दूसरे को दे दें यानी कि अपना हक त्याग कर लें तो उसके लिए हक तर्कनामा, हक त्यागनामा बनता है। तो ये 4 तरीके हैं और इन चारों तरीकों के बारे में विस्तृत इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन चारों तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तरीके में किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किन परिस्थितियों में कैसे किया जाता है, कौन से में स्टाम्प ड्यूटी लगती है, किस में हम फ्री करवा सकते हैं और किस में हमें स्टाम्प ड्यूटी कम भरनी पड़ती है। और इन चारों में मैं आपको विशेष परिस्थितियां भी बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में कौन सी संपत्ति हस्तांतरण करने का तरीका आपको काम में लेना चाहिए और उसको किस प्रकार से लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में पूरी बात आ पाएगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हस्तांतरण का है वो है सेल डीड बनाना, रजिस्ट्री बनाना या बैनामा बनाना। ये एक आम प्रचलित तरीका है और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को जब बेचता है, सेल करता है तो वो उसकी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के नाम से करवाता है और इसको हम सेल डीड बोलते हैं। इसमें प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी लगती है। जो भी प्रॉपर्टी की उस वक्त की सर्किल रेट है, डीएलसी रेट है, उसके मुताबिक सर्किल रेट पे जो भी रेट वहां की आ रही है उस रेट पर उस व्यक्ति को स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। और स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है। राजस्थान की जैसे बात करें तो यहाँ पर जेंट्स के नाम से अगर सेल डीड बनती है तो उसकी 8.8% सभी खर्चे मिलाकर, जिसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह शामिल होती है, उन सबको मिलाकर 8.8% के आसपास पड़ती है। वहीं अगर लेडीज के नाम से सेल डीड को बनाया जाए तो 1% का उसमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है और उसमें 7.5% के लगभग वो स्टाम्प ड्यूटी सभी खर्चे मिलाकर पड़ती है। और ये स्टाम्प ड्यूटी दूसरे स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है। और इस लेन देन में पैसे का लेन देन होता है, तो जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है वो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने वाले को उसके बदले में प्रतिफल देता है, यानी कि एक कीमत तय होती है और उस कीमत के अकॉर्डिंग उसको पैसों का लेन देन किया जाता है और उसके बाद प्रॉपर्टी बेचने वाला खरीदने वाले के नाम से सेल डीड बनवा देता है। और 2 गवाहों की मौजूदगी में प्रॉपर्टी का फोटो लगता है, प्रॉपर्टी की पूरी उसमें डिटेल्स आती है, प्रॉपर्टी का नाप, प्रॉपर्टी का खसरा, प्रॉपर्टी के सामने रोड कितनी है, उसके आस पड़ोस क्या है, ये तमाम सारी जानकारी और फिर प्रॉपर्टी बेचने वाले और खरीदने वाले की पूरी डिटेल्स के साथ 2 गवाहों के आधार कार्ड लगने के साथ और उनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको पेश करने पर सब रजिस्ट्रार इसकी रजिस्ट्री कर देता है, जिसको कि बैनामा बोलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड संपत्ति हस्तांतरण करने का दूसरा सबसे प्रचलित तरीका है और इस तरीके में किसी भी तरह के पैसों का लेन देन नहीं किया जाता या किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज नहीं किया जाता। इसमें जिस किसी की भी संपत्ति है वो अपनी खुद की मर्जी से अपने होशो-हवास में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो उसका सगे वाला हो, चाहे उसके ब्लड रिलेशन वाला हो या उसके ब्लड रिलेशन में वो नहीं भी हो,
ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो संपत्ति धारक अपनी संपत्ति को दान में दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है। और इसमें जो संपत्ति दान कर रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है, वो उस संपत्ति के बदले न तो कोई दूसरी संपत्ति ले सकता है, न उसके बदले में कोई पैसे ले सकता है, ना ही कोई प्रतिफल प्राप्त कर सकता है। तो बिना पैसों के लेन देन करने का और किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी हस्तांतरण करने का गिफ्ट डीड्स के जरिए ये दूसरा सबसे प्रचलित तरीका है। और इस तरीके में अगर हम स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो वो वही बात इसमें भी आती है कि अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो 6% से लेकर 10% तक स्टाम्प ड्यूटी इसमें लगती है। और अगर इस संपत्ति को किसी ब्लड रिलेशन में किया जाए तो उसमें नाम मात्र का शुल्क लगता है, उसमें फिर स्टाम्प ड्यूटी परसेंट में नहीं लगती है। गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति हस्तांतरण करना थोड़ा महंगा है, और महंगा उस कंडीशन में है जब गिफ्ट डीड जिसके हक में करवाई जा रही है वो उस संपत्ति को हस्तांतरण करने वाले के रिलेशन में न हो, और अगर वो रिलेशन में हो तो फिर ये तरीका सबसे सस्ता पड़ता है। तो इसमें दोनों कंडीशंस हैं कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति हस्तांतरण किया जा रहा है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री से ज्यादा चुकानी पड़ेगी, और अगर वो उसका कानूनी वारिस है, रिलेशन में है, रिश्तेदार है, मान लीजिए बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, या अन्य कोई भी ब्लड रिलेशन में है, तो उसमें फिर नाम मात्र का शुल्क लगता है और उसमें गिफ्ट डीड बना दी जाती है। और सामान्य तरीके में गिफ्ट डीड में स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा इसलिए पड़ती है, वो महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि संपत्ति जिसको मिल रही है वो मुफ्त में मिल रही है, उपहार के तौर पर मिल रही है, एक तरह से दान में मिल रही है, इसलिए गवर्नमेंट उससे स्टाम्प ड्यूटी के रूप में शुल्क ज्यादा वसूलती है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, और वो तरीका है हक त्यागनामा या हक त्याग पत्र बनवाना। हक त्याग पत्र बनाने में दोस्तों 2-3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस वो होती है कि किसी व्यक्ति के नाम से मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है और उनकी बेटियां हैं। तो अब उस संपत्ति धारक की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे में वो संपत्ति चूंकि उनके नाम थी तो उस संपत्ति को अगर सभी वारिस चाहें तो अपने नाम से करवा सकते हैं, और अगर वो न चाहें तो किसी एक परिवार के सदस्य को चुनकर बाकी परिवार के सभी सदस्य उस व्यक्ति के नाम से अपने हक को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने हक को त्याग देते हैं और उसके नाम से हक त्याग पत्र बनवा देते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके वारिस सब उस संपत्ति को डिवाइड करके अपने अपने नाम से जमाबंदी या म्यूटेशन में अपना नाम रिकॉर्ड में चढ़वा लेते हैं, और ये सब वो आपसी रजामंदी के तहत करते हैं। और इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये होती है कि मान लीजिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जैसे कि दादा से बाप को मिली है, बाप से चाचा को, भाइयों को मिली है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी सबको हिस्से मिलने के बाद जो मिली है, और उसमें से मान लीजिए आप 2 या 3 भाई हैं, और उसमें से एक भाई अपने हिस्से को किसी दूसरे भाई को देना चाहे तो उसमें उसको सेल डीड या गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने हक को दूसरे भाई को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि अपने हिस्से को वो छोड़ देगा और अपने दूसरे भाई के नाम से हक त्यागनामा बना देगा, यानी कि अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा छोड़ देगा। और इसमें नाममात्र का शुल्क लगता है, लगभग फ्री टाइप है, 1000 रुपए के आसपास इसमें खर्चा आता है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और बहुत ही कम शुल्क में ये संपत्ति हस्तांतरण करने का तरीका बन जाता है। और दोस्तों अभी तक जो मैंने तीनों तरीके आपको बताए हैं, इनमें आपकी जैसे सेल डीड है या गिफ्ट डीड है या हक त्याग पत्र है, तो इनमें उसी तरह से संपत्ति हस्तांतरण होकर आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जमाबंदी बन जाएगी, जिस तरीके से सेल डीड में बनती है। और दोस्तों जो हक त्याग पत्र में ये कंडीशन जो दूसरी मैंने बताई आपको, वो ब्लड रिलेशन में ही अगर हो तभी ये स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है, अन्यथा उसमें फिर स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है। और इसमें किसी भी ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति ही अपने हक को त्याग कर सकता है। और जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उनके वारिस जो बचे हैं वो उस संपत्ति को किसी एक व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं, और वो व्यक्ति संबंधित निकाय में जाकर उस संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर करके फिर उसको सेल करके बाकी परिवार के बचे हुए सदस्यों में उस संपत्ति का बंटवारा कर देता है। इसके लिए दोस्तों मैं एक आपको उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि मैंने अभी वर्तमान में कुछ टाइम पहले एक प्रॉपर्टी को खरीदा था। उसमें जो संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम से थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उनके वारिसों में उनके एक पुत्र थे और उनकी 5 बेटियां थी और उनकी पत्नी थी। उस परिवार में सभी लोग कम जानकार लोग थे, उनको इतना नॉलेज नहीं था कि उस संपत्ति का हस्तांतरण और बेचान कैसे किया जाए। तो उस संपत्ति को मैंने खरीदने का इकरार किया, तो उन्होंने हमें यह कहा
कि आप हम लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप इसको लीगल तरीके से हम कैसे बेच सकते हैं, वो आप हमें करके दे दीजिए, फिर हम आपको ये संपत्ति दे देंगे। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी थी, उस व्यक्ति के पुत्र से हमने एक लिखित में रिसिप्ट बनाई और उसको साइनिंग तौर पर कुछ पैसा एडवांस के तौर पर दिया, और फिर उसको इस बात के लिए एग्री किया कि जो भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे उसमें आप सहयोग करेंगे। तो उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं था। तो सबसे पहले उसमें हमने हक तर्कनामा, हक त्याग पत्र बनवाया, और उसके लिए उस परिवार के सभी सदस्यों को, उनके पुत्र को और उनकी 5 बेटियां जो अलग अलग शहरों में रहती थी, उन सबको इकट्ठा किया और उस संपत्ति को उनके पुत्र के नाम से हक त्यागनामा बनवाकर ट्रांसफर किया, और फिर उनके पुत्र के नाम से जेडीए में अप्लाई करके उसका नाम ट्रांसफर करवाने के बाद उनके पुत्र के नाम से पट्टा इश्यू करवाया, और उस पट्टे को उनको बुलाकर रजिस्टर्ड करवा के उसके बाद हमने सेल डीड बनवाई। अब दोस्तों, जो संपत्ति हस्तांतरण के ये तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, तीनों ही तरीकों में आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर जिस तरह से रजिस्ट्री होती है उसी तरह से उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। उसमें संपत्ति हस्तांतरण करने वाला, जिसके हक में संपत्ति हस्तांतरण की जा रही है, वो व्यक्ति, और उसके बाद 2 गवाहों की मौजूदगी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री या सेल डीड बनेगी। और अगर गिफ्ट डीड की जा रही है तो गिफ्ट डीड बनेगी, और अगर हक त्याग पत्र बन रहा है तो हक त्यागनामा बनेगा। और इन तीनों ही तरीकों में उसी तरह से जमाबंदी या म्यूटेशन होगा जिस प्रकार से सेल डीड में होता है, क्योंकि इन सभी को सब रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है, और उनके वेरीफाई करने के बाद ही जमाबंदी या म्यूटेशन का प्रोसेस चलता है। तीनों में आप ये समझ गए होंगे कि किस में किस प्रकार पैसों का लेन देन होता है, किस डीड में पैसों का लेन देन नहीं होता है, और किस डीड को किस कंडीशन में बनाया जाता है। तो अब तक के वीडियो में दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट था सेल डीड बनाना, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर उसके बदले में रुपए लेकर संबंधित व्यक्ति के नाम से अपनी प्रॉपर्टी को हस्तांतरित कर देता है, उसके नाम से सेल डीड बना देता है। दूसरा जो तरीका था गिफ्ट डीड का, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति के नाम हस्तांतरित कर देता है, और बदले में किसी भी तरह का पैसों का लेन देन नहीं होता है, और ना ही उसमें किसी भी संपत्ति का आपस में आदान प्रदान या एक्सचेंज किया जा सकता है। और जो तीसरा तरीका था वो किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत हक त्यागनामा बनता है, या आपस में किसी प्रॉपर्टी का भाइयों में बंटवारा हुआ है और उनमें ब्लड रिलेशन है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी भाई अपने किसी अन्य भाई के नाम से या अपने अन्य किसी रिश्तेदार के नाम से अपना हक ट्रांसफर कर दे, अपना हक छोड़ दे, तो उसमें हक त्यागनामा बनता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में जो चौथा तरीका है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और वो चौथा तरीका अलग है, थोड़ा भिन्न है, लेकिन उसमें भी संपत्ति का हस्तांतरण लीगल तरीके से किया जा सकता है। और वो तरीका है किसी भी व्यक्ति को वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करना। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी मिलने वाले को, अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वाले को, अपने किसी मित्र को, या अपने पारिवारिक रिलेशन वाले को, अपने बेटे को, बेटी को, पत्नी को, या किसी भी पुत्री जवाई को, मतलब किसी भी संबंधी को, या XYZ किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत के जरिए उसको दे सकता है। लेकिन वसीयत में एक चीज लागू होती है, और वो ये होती है कि उसमें संपत्ति का हस्तांतरण तुरंत नहीं होता। वसीयत जिस व्यक्ति के नाम से की जा रही है उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी तब मिलती है जब वसीयत करने वाले की मृत्यु हो जाती है। यानी किसी भी वसीयत करने वाले की संपत्ति को जिस व्यक्ति को उसको दिया जा रहा है, वो संपत्ति उस वसीयत को करने वाले के मरणोपरांत प्राप्त होती है, उससे पहले उस संपत्ति को वो नहीं पा सकता है। और वसीयत जिसके हक में की गई है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वसीयत को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, और उसमें फिर वो अपना नाम ट्रांसफर करवा सकता है और उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के जीते जी वसीयत किया है उस संपत्ति को वो नहीं पा सकता है, और न ही उस पे कब्जा कर सकता है। और वसीयत करने वाला अपने जीवन काल में कई वसीयत बना सकता है, और जो लास्ट वसीयत वो बनाता है वो उसकी वैलिड रहती है। और वसीयत को अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया है तो भी वो उतनी ही मान्य रहती है जितनी की रजिस्टर्ड वसीयत मान्यता रखती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी वसीयत को किसी के नाम से किया है और उस वसीयत को उसने रजिस्टर्ड भी करवा दिया है, लेकिन अपने जीते जी वो उस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है जिसके नाम से उसने वसीयत को किया था, तो वो चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एक सादे पेपर पर भी अगर वो वसीयत लिख दे और 2 गवाहों की उसमें साइन करवा दे, अंगूठे के निशान करवा दे, गवाही करवा दे, तो उस स्थिति में वो वसीयत मान्य रहेगी जो उसने सादे कागज पे की है, और रजिस्टर्ड वसीयत की कोई मान्यता नहीं रहेगी, कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जो बाद में वसीयत की है वो अगर गवाहों ने गवाही दे दी
तो वो मान्यता रखेगी। तो वसीयत में एक ये खतरा है कि कोई भी संपत्ति कोई किसी के नाम से कर दे तो वो उस संपत्ति को उसके मरणोपरांत ही प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने के ये 4 तरीके बहुत अहम हैं और मेरी जानकारी में जितनी बात थी वो मैंने आपको आसान सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपसे यह निवेदन है कि वीडियो में अगर जरा सी बात भी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, इसमें भी आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल एक बटन दबाना पड़ेगा और उससे हम सब्सक्राइब होकर आपसे जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना चाहिए ताकि अगर इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखना चाहेंगे तो आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। हम आपसे मिलेंगे नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।